गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भारतीय जो जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं या उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी जो भारत की जलवायु उसको कौन कौन से कारक है जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जलवायु होता क्या है, यानी जलवायु अपन किस प्रकार से जलवायु को परिभाषित कर सकते हैं या उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो और एक व्यक्ति थे भूगोलवेत्ता मार्शडेन, उन्होंने कहा था कि भारत में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मार्शडेन ने कहा था। किसने कहा था? मार्शडेन ने कहा था। मार्शडेन ने कहा था भारत में विश्व की सभी प्रकार की, लगभग सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। चलो फिर अपन बात करते हैं कि जो जलवायु क्या होती है या मौसम क्या होता है। तो मैं दोनों में थोड़ा अंतर बता देता हूं। मौसम व जलवायु लगभग समकक्ष होते हैं इनकी जो दशाएं, लेकिन मौसम एक क्षणिक दशा होती है। क्षण भर में मौसम बदल जाता है। क्षण भर में क्या मौसम बदल जाता है। और जो जलवायु जो दशाएं होती है वो लगभग 30-40 साल, 50 साल, 100 साल उसके बाद में जो दशाएं बदलती है उनको अपन कहते हैं जलवायु, यानी लंबी अवधि के बाद में। यानी जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि मौसम किसको कहते हैं, जैसे वहां का तापमान, जिस क्षेत्र का मौसम, यानी जिस क्षेत्र में तापमान, वायुदाब, दशाएं, पवनों की दिशा, ये सभी, आर्द्रता, नमी, ये सभी उसमें अगर क्षण भर के लिए हो, यानी क्षण भर का समय के लिए परिवर्तन हो तो उसे अपन मौसम कहते हैं। अगर जब ये लंबी अवधि के लिए तापमान है, दाब है, वायुदाब है, पवनों की दिशा है, नमी है, आर्द्रता है, इनमें लंबे समय के बाद अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस स्थिति को अपन कहते हैं जलवायु। और अपन बात करते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की जलवायु। मौसम एक क्षणिक अवस्था है, यानी एक क्षण में मौसम अलग हो जाता है, दूसरे क्षण में मौसम अलग हो जाता है। एक दिन मौसम कैसे और दूसरे दिन मौसम कैसा, 4 महीने बाद में मौसम अलग, 4 महीने बाद में फिर अलग, फिर अगले 4 महीने बाद में फिर अलग। जैसे वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु आ गई, शीत ऋतु, शरद ऋतु आ गई या बसंत ऋतु आ गई। इस प्रकार से ये क्या मौसम तो 4-6 महीनों में या क्षण भर के लिए बदलता रहता है। उस प्रकार की दशाओं को अपन कहते हैं मौसमी दशाएं, और मौसमी दशाएं हमेशा अल्पकालिक होती है। फिर बात करते हैं जलवायु, जबकि जलवायु जो दशाएं होती है वो दीर्घकालिक होती है, यानी जलवायु लंबे समय के बाद में परिवर्तित होती है। जैसे अपन बात करते हैं लंबे समय की मौसमी दशाओं, जैसे मौसमी दशाओं में कौन? तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, पवनों की गति, आर्द्रता या वर्षा की मात्रा इत्यादि का जो औसत परिवर्तन होता है, अगर वो लंबे समय के बाद में हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। फिर अपन बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीपीय जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहा गया है। जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहां पर जो पाई जाती वाली जलवायु है उसको अपन क्या कहते हैं? उष्ण मानसूनी, यानी गर्म और मानसूनी, यानी मौसम के अनुसार जलवायु बदलती रहती है या जो मौसमी घटनाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। अब अपन बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला समुद्र तल से ऊंचाई। अब अपन बात करते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई से किस प्रकार जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई अगर धरातल से अपन ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल में, तो एक सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो इस प्रकार जैसे अपन 1000 सेंटीमीटर जाएंगे, 1000 मीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपके लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि पर्वतीय जो वन होते हैं, जैसे 900 से 1500 मीटर तो वहां पर सदाबहार वनस्पति होती है। 1500 से अपन ने पढ़ा 2500 मीटर तो वहां पर शीतोष्ण वनस्पति होती है। और 2500 से 3500 के बीच में अपन ने पढ़ा वहां पर
समशीतोष्ण, या अपन कह सकते हैं, या अल्पाइन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कोणधारी। पहले आ जाएगा कोणधारी, फिर कहेंगे अल्पाइन, और फिर 4500 से ऊपर या 4800 से हिमरेखा या टुंड्रा वनस्पति। यानी ये ऊंचाई के अनुसार में अलग अलग प्रकार के मौसम में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान कम होता जाता है, नमी रहती है और आर्द्रता रहती है, और हमेशा वहां का मौसम एकदम ठंडा रहता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो ऊंचाई है जो भारतीय जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अपन कहते हैं कि एक जो शिमला स्थान है, अपन राजस्थान की बात करें, अपन जब माउंट आबू जाते हैं गर्मियों में, लोग माउंट आबू क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां का जो तापमान है ऊंचाई का, वो एकदम सुहावना तापमान रहता है गर्मियों में भी। और जो नीचे जैसे सिरोही जिले का तापमान गर्म है, लेकिन माउंट आबू जब गुरु शिखर हिल स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो वहां का जो मौसम है तापमान एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसलिए लोग गर्मियों में ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं। शिमला है, नैनीताल है, मनाली है, देसूरी है, ये सब स्थान। फिर बात करते हैं समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है? जैसे अपन बात करते हैं जितने भी भारत के जो तटीय राज्य हैं, जैसे 9 तटीय राज्य हैं, उनकी जो जलवायु है भारत के अन्य राज्यों से अलग है। क्योंकि समुद्र के तट के जो पास में राज्य है वहां पर सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु का मतलब यह है कि वहां की जो जलवायु है गर्मियों में और सर्दियों में, या ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वहां पर तापमान में लगभग 2 या 4 डिग्री का अंतर आता है। यानी 24 घंटे पंखे फैन चलते रहते हैं, क्योंकि वहां न गर्मी का एहसास होता है न सर्दी का, न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो इस प्रकार वहां का सम तापमान, एक जैसा तापमान रहता है लगभग, तो उसको अपन कहते हैं सम तापमान। जितने भी वहां की जलवायु है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की जलवायु में अंतर है। यहां पर अपन चावल की एक किस्म लेते हैं जैसे उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत वाले 2 किस्म लेते हैं। उत्तर भारत में मूंगफली की एक किस्म होती है, दक्षिण भारत में मूंगफली की 2 किस्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां की जो जलवायु दशाएं हैं, जो सम तापमान के कारण, समुद्र पास में होने के कारण वहां लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है, इसलिए वो फसलें होती रहती है वहां पर। तो यह है जो समुद्र तट से दूरी का फर्क पड़ता है। जैसे तमिलनाडु, गुजरात, इनकी जो तमिलनाडु है, केरल है, इनकी जलवायु अलग होगी, और राजस्थान समुद्र से दूर है, तो यहाँ पर शुष्क प्रकार की जलवायु होगी। यानी समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। फिर अपन बात करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति। अब भूमध्य रेखा किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है? जैसे अपन बात करते हैं जो भूमध्य रेखा पे देश है वहां पे हमेशा बारिश होती है, रोज मूसलाधार बारिश होती है, वहां तापमान भी अधिक है और बारिश भी अधिक है, तो वहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे या कर्क रेखा, मकर रेखा की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे अपन को वर्षा की मात्रा में कमी मिलेगी और तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर वापस एक बार घट जाएगा। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा से अपन जैसे जैसे दूर जाते हैं तापमान में हमेशा बढ़ोतरी होती है। जैसे अपन बात कर लेते हैं भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत में दक्षिण भारत का अलग तापमान है, जलवायु अलग है, और उत्तर भारत की जलवायु अलग है। दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यानी ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, जैसे जैसे आप दूरी से जाओगे भूमध्य रेखा से, जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो हमेशा वहां पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं अपन, जैसे अपन बात करते हैं और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जो सूर्य की जो तिरछापन, सूर्य का जो तापमान है कम मिलेगा, क्योंकि सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं, भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य चमकता रहता सीधा, तो भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो सूर्य की किरणें आपको तिरछी मिलेगी। जैसे अपन ऐसे बात करते हैं, ये है आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ है सूर्य, तो जैसे जैसे अपन यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो सीधी किरणें हैं यहाँ तो, और जैसे जैसे जाएंगे इधर तिरछी होती जाएगी ये किरणें। ये इसका प्रभाव पड़ता है भूमध्य रेखा। फिर बात करते हैं पर्वतों की स्थिति, यानी कई बार जो पर्वतों की स्थिति है वो भी जलवायु को परिवर्तन करती है। जैसे अपन बात करते हैं पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, तो पश्चिमी घाट के पर्वत के जो पश्चिमी भाग है, यानी अरब सागर को वाले हिस्से वाले भाग, तो वहां पर जो वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है, और जो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है या पूर्वान्विमुखी यानी पीछे वाला भाग, तो वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम। इस प्रकार से वहां पर भी जलवायु में भिन्नता है, इधर सदाबहार वनस्पति, उधर शुष्क वनस्पति। अपन ये
अंतर देखने को मिलता है। क्यों? जब ये पर्वत है, मान लो पश्चिमी घाट इधर से, तो यहाँ से जो पवने हैं इससे टकरा कर वर्षा करते करते ऐसे ऊपर जाएगी तो हमेशा नमी की कमी होती जाएगी और फिर इधर आएगी तो वर्षा बिल्कुल कम होगी। यहाँ लगभग 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो यहाँ लगभग 300 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यानी पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वहां लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और पश्चिमी घाट का जो पूर्वी घाट है, वृष्टि छाया प्रदेश, लगभग 50 से 100 के बीच में या 50 तक बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर तक। तो ये जलवायु में अंतर देखने को मिलता है इनके कारण, पर्वतों की स्थिति के कारण। फिर बात करते हैं पर्वतों की दिशा। अब पर्वतों की स्थिति तो सही है, मान लो कोई पर्वत जहां स्थित है। अब पर्वतों की दिशा, वो पर्वत किस दिशा में स्थित है उसके समानांतर अपन बात की जाए, जैसे हिमालय पर्वत के कारण साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में नहीं आ पाती है। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा मैप यहाँ ऊपर वाला बना देता हूँ, इधर वाला, तो यहाँ पर हिमालय स्थित है यहाँ पर, और ये भारत का नीचे वाला। तो यहाँ से जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं इनको ये हिमालय पर्वत क्या कर देता, रोक देता, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो इस दिशा में है, इसकी दिशा इधर है। ऐसे हिमालय की दिशा, उस दिशा के कारण या स्थिति के कारण क्या होती है, साइबेरिया की जो ठंडी पवन है भारत को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। हिमालय को पार करके, हिमालय इतना ऊंचा है कि हिमालय को पार करने में उनको वो पवनें इतनी पार नहीं कर सकती है। और भारत की जो जलवायु है अलग है और चीन की जलवायु अलग है उधर हिमालय के उधर। तो इस प्रकार से ये जो पर्वतों की दिशा है और स्थिति, यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। उधर चीन तुल्य जलवायु, इधर मानसूनी जलवायु। तो ये हो गया अंतर। फिर बात करते हैं, जैसे अपन पर्वतों की दिशा की बात करते हैं, अगर राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आप देखते ही हो, उसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तो और है। तो जो अरावली के पश्चिम वाला भाग है बिल्कुल एकदम शुष्क है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और अरावली के पूर्वी वाला भाग है एकदम ग्रीन हरा भरा क्षेत्र है। उसको अपन भारत का राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी कह सकते हैं कृषि के मामले में या वनों के मामले में। तो इस प्रकार से जो पर्वतों की स्थिति है वो भी प्रभावित करती है। फिर बात करते हैं पवनों की दिशा, यानी जो वायु चलती है, जो पवनें चलती है, उनकी दिशा के कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे अपन बात करते हैं भारत की जो जलवायु है, जैसे अपन बात करते हैं भारत की जलवायु की, जैसे ये है आपका, जैसे मान लो ये भारत, तो यहां से अपन हिंद महासागर की बात करें, ये हो गया अरब सागर, ये हो गए बंगाल की खाड़ी। तो यहां से जो पवने हैं, अगर पवनों की दिशा इस प्रकार से, क्यों ये पवनों की जो दिशा इस प्रकार से है, अगर भारत के दक्षिण पश्चिम से, तो यहां पर बारिश करती है। ये कब करती है? ग्रीष्म काल में। ये दिशा भी इनको प्रभावित करती है। अगर ये भी पवने मान लो इस दिशा से होती तो इधर से कम बारिश होती, या कोई अगर पर्वत आता तो उससे टकरा कर बारिश हो जाती। तो जो पवनों की दिशा है, जैसे ग्रीष्म काल में ये दिशा है तो इधर से बारिश होगी ग्रीष्म काल में। और अगर शीत काल में जब इनकी दिशा चेंज हो जाती है, शीत काल में ये जो पवने हैं इधर से शुरू हो जाती है, जो उत्तर पूर्वी मानसून की तरफ इधर से शुरू हो जाती है, उत्तर पूर्व से। तो जो पवनों की दिशा, जब पवनों की दिशा बदलेगी, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन भी होता रहेगा। ग्रीष्म काल में अलग मौसम रहेगा, सर्दियों में अलग मौसम रहेगा। ग्रीष्म काल में अलग प्रकार की जलवायु, सर्दियों में अलग प्रकार की जलवायु। ग्रीष्म काल में अलग प्रकार की फसलें होंगी, शीत काल में अलग प्रकार की फसलें होंगी। तो ये सब जो पवनों की दिशा के ऊपर भी प्रभावित करता है ये वाला। जैसे अपन कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून है जो हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण व आर्द्र है। यहां से चलने के कारण ये जो इस प्रकार की दिशा के कारण ये ग्रीष्म व आर्द्र है, और शीतकाल में ये स्थलीय व शीत रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्द्रता ग्रहण करने के लिए इसके पास में कोई है नहीं यहाँ से, तो ये स्थलीय भागों से आता है। तो ये शीतकाल में शुष्क मानसून रहता है, ज्यादा इतनी नमी नहीं रहती। फिर बात करते हैं उच्च स्तरीय वायु संचरण की। उच्च स्तरीय वायु संचरण यानी जो सौभ मंडल का भाग है, यहाँ पर जो उच्च स्तर है, यानी सौभ मंडल के ऊपरी भाग में, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से कि भारत की जलवायु मानसून होने के कारण काफी हद तक सौभ मंडल की गतिविधियों से प्रभावित होती है। जैसे जेट स्ट्रीम है, या अपन पश्चिम विक्षोभ की बात करते हैं, यानी जो
ऊपरी वायुमंडल की जो अपन कह सकते हैं सौर मंडल की जो घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, उनमें जो जेट स्ट्रीम है या पश्चिमी विक्षोभ है, जैसे अपन कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ इधर से आता है भूमध्य सागर से, तो ये उत्तर पश्चिमी हिस्से है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में बारिश करता है। किसके कारण? ये उच्च स्तरीय वायु संचरण के कारण। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अगला कारण जल व स्थल का वितरण, ये भी जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? जैसे दक्षिण में तीनों ओर से हिंद महासागर है, यहाँ तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है भारत, तो यहाँ की जलवायु अलग। फिर और उत्तर में हिमालय, उत्तर में यहाँ हिमालय की स्थिति आ जाती है, तो तीनों ओर से जल और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ, तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर निम्न केंद्र बन जाता है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और यहाँ से फिर इन पवनों को इधर से ये आगे बढ़ाने का काम करता है। जब अगर यहाँ निम्न अगर क्षेत्र हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा, तो यहाँ उच्च दाब हो जाएगा हिंद महासागर में अपेक्षाकृत जल के कारण, तो हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी और इस प्रकार से चलेगी। तो ये जल और स्थल के वितरण यानी अलग अलग होने के कारण, जल के कारण की जो ऐसी स्थिति बन जाती है जो मौसमी घटनाओं को उत्क्रमण या उत्पन्न होने के लिए बाध्य करती है, यानी इसके कारण मौसम उत्पन्न होता है। इधर हिंद महासागर आ गया तो अधिक तापमान, और इधर स्थलीय भाग आया तो कम ताप, अधिक तापमान होगा तो कम, यहाँ दाब हो वो निम्न हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमेशा निम्न हो जाएगा, तो दाब निम्न होगा तो हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। फिर अगर बात की जाए अगला, कुछ ऐसे भी कारण हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे वानस्पतिक कारण, जैसे वनस्पतियों का आवरण। अगर ज्यादा पेड़ पौधे हैं, अगर ज्यादा पेड़ पौधे हैं भारत में, तो बारिश भी अधिक होगी, और बारिश अधिक होगी तो जलवायु दशाएं चेंज होगी। दूसरा, बादलों की जो मात्रा है, मेगा आच्छादन की मात्रा, यानी अगर बादलों में अधिक से अधिक बादल छाए हुए रहेंगे तो उस समय का मौसम, उस समय की जलवायु अलग होगी। अगर बादल साफ रहेंगे उस समय की जलवायु अलग होगी। कुछ समुद्री पवनें हैं, कुछ समुद्री धाराएं, जैसे अपन कहते हैं गर्म जल धाराएं, जैसे जेट स्ट्रीम, जैसे अपन कहते हैं गल्फ स्ट्रीम है, ठंडी जलधारा लेब्राडोर है। तो ये जो जलधाराएं हैं, या भारत में जब हिंद महासागर के उत्तरी हिंद महासागर में जब ग्रीष्म और शीत ऋतु में दोनों में अलग अलग प्रकार से जो जलधाराओं का जो चक्रण है, जैसे अपन बात करते हैं ये वाला, तो अगर यहां से कुछ जलधाराएं अपन बात करते हैं, जैसे ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, तो यहां से जो अगर इस प्रकार से जो जाती है यहां से इसमें, और ये क्या करती है, ये पूरा चक्र पूरा करती है जलधाराएं, और इस प्रकार वापस जाती है। तो ये गर्मियों में अलग चक्र चलेगा और सर्दियों में ये जलधाराओं का जो चक्र है वो विपरीत हो जाएगा। तो ये जो दोनों विपरीत चक्र है, इनके कारण भी भारत की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। अगर इस प्रकार से है तो अलग प्रकार की जलवायु होगी, अगर उल्टा चक्र है तो अलग प्रकार की जलवायु होगी, क्योंकि ये सब चक्र है कोरियलिस बल के कारण या समुद्री जो जलधाराएं हैं उनके कारण होता है। तो उनकी बात करेंगे अपन जलधाराओं में। तो बात करते हैं अपन कि इनके कारण भी, समुद्री जलधाराओं के कारण भी जो भारत की जलवायु है जो प्रभावित होती है, यानी अपन ने मुख्य कारण पढ़े थे कि जिसके कारण भारत की जलवायु जो प्रभावित होती है। जैसे मैं बता देता हूँ वापस से एक बार। पहला कारण समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, भूमध्य रेखा या अक्षांशीय स्थिति, या अपन कह सकते हैं पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा, और उच्च स्तरीय वायु संचरण, या अपन कह सकते हैं कि इसको जो सौरमंडल की जो घटनाएं या जल एवं स्थल का जो वितरण, और फिर अपन कह सकते हैं वानस्पतिक जो आवरण है, ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। थैंक यू, धन्यवाद।